हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक लेसन 4 जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इस लेसन में हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी होता क्या है, फूड सिक्योरिटी क्यों है, फूड सिक्योरिटी इनसिक्योर कौन है, फूड सिक्योरिटी इंडिया में कैसा है, बफर स्टॉक क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का करंट स्टेटस इस समय क्या है, AAY क्या है और रोल कोऑपरेटिव ऑफ फूड सिक्योरिटी इस समय क्या है। अब पहला टॉपिक है फूड सिक्योरिटी होता क्या है। फूड सिक्योरिटी फॉलोइंग डायमेंशन के ऊपर आधारित है, जिसका पहला है अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी और तीसरा अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी यानी इससे ही आप समझ रहे हैं, अवेलेबिलिटी यानी किसी चीज़ की अवेलेबल कितना है। अपने इंडिया में अगर अवेलेबिलिटी रहेगी, अगर सभी प्रकार के ग्रेन्स अपने इंडिया में इस समय उपलब्ध रहेंगे तो उसको कहेंगे अवेलेबिलिटी है, और सभी लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो हम कहेंगे एक्सेसिबिलिटी भी है। एक्सेसिबिलिटी होने से सब कुछ होगा नहीं, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगा तो आप सब खा चुके नहीं, अफोर्डेबिलिटी भी होना ज़रूरी है। जब अफोर्डेबिलिटी रहेगा तो लोग जो हैं उस चीज़ों को खरीद सकेंगे, और अफोर्डेबिलिटी कब रहेगा, जब उनके पास पैसे रहेंगे तब अफोर्डेबिलिटी होगा। अब हम जानते हैं फूड सिक्योरिटी हो क्यों है। पॉपुलेशन को रिक्वायर यानी सरवाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप कह सकते हैं अगर फूड ना हो तो आप जिंदा रह सकते हैं या फिर कोई भी जिंदा रह सकता है? नहीं। कभी कभी जब नेचुरल क्लाइमेटी आ जाती है तो जो प्रोडक्शन होता है फूड का वो डिक्रीज हो जाता है। अब आप सोचिए, कभी कभी जब आप सब सोचिए किसी मौसम की चीज़ें जो होती है वे जो होती हैं सस्ती मिलती हैं, लेकिन जो बिना मौसम की चीज़ें होती हैं महंगा मिलती हैं। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि जब मौसम रहेगा उसका तो वह ज़्यादा रहेगा और उसके दाम कम होंगे, लेकिन जब कम चीज़ें होंगी तो उसके दाम तो बढ़ेंगे ही। यही बात इसमें भी है। जैसे अगर ग्रेन्स ज़्यादा कब रहेगा, जब कोई नेचुरल क्लाइमेटी नहीं रहेगी, और क्या कहा जाता, अगर नेचुरल क्लाइमेटी आ जाता तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जब प्रोडक्शन कम हो जाता तो प्राइजेस बढ़ जाती हैं। अब जब प्राइजेस बढ़ जाती है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या कहा जाता उनको क्या कहा जाता सिचुएशन आ जाती है स्टारवेशन फैमाइन का, क्योंकि वो उस सामान को खरीद नहीं पाते। अब फैमाइन होता क्या है? फैमाइन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोग मजबूर हो जाते हैं खराब खाना खाने और ख़राब पानी पीने की, जिसके कारण उनके शरीर जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं और इस कारण से वे मरने लगते हैं। एक बार फेमाइन आया था 1943 में, जो बंगाल में आया था। अब हम जानते हैं फूड इनसिक्योर है कौन। यह सिचुएशन के ऊपर या इस तरह सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो कुछ अफेक्टेड ग्रुप्स रहते हैं, जैसे लैंडलेस पीपल हो गए, ट्रेडिशनल आर्टिसंस हो गए और जो अपना काम करते हैं, और कुछ कैजुअल लेबर हो गए, और जैसे सीजनल लेबर हो गए, ये सब इस ग्रुप में आते हैं। और कुछ SC ST कैटेगरी का और कुछ OBC कैटेगरी के भी इसी में आते हैं। और ऐसे लोग जो कि डिजास्टर से परेशान रहते हैं, और प्रेग्नेंट महिला और जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, वे सब भी इसी ग्रुप में आते हैं। अगर क्या कर, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल। अब फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल मतलब कैसे कैसे इसको बांटा जाए, या कुछ स्टेट्स में बांटा जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फूड को किया जाता है। जैसे यूपी में, ईस्टर्न साउथ में, और बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के पार्ट्सों में, और मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी इसको बांटा जाता है। और हंगर भी 2 प्रकार का होता है, एक सीजनल हंगर और क्रोनिक हंगर। सीजनल हंगर जो समय समय भोगा रहता है, और क्रोनिक हंगर
जो क्या कहा जाता है लगभग भूखा ही रहता है, जैसे भिखारी लोग होते हैं वो। और इंडिया का एम बन गया था सेल्फ डिफेंस होने का जब ग्रीन रेवोल्यूशन का रोल अपने इंडिया में हुआ। अब फूड सिक्योरिटी इंडिया में कैसा है और क्यों है ये सब हम समझेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आ गया तो बहुत से राज्य ऐसे थे जो कि उसका सही एकदम उपयोग करने लगे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अभी तक कोई भी नेचुरल डिजास्टर अभी तक तो आए नहीं है, आएंगे तो फिर देखा जाए। जो सिस्टम है फूड सिक्योरिटी का वो इंडिया के गवर्नमेंट के 2 कंपोनेंट पर बेस्ड है, जिसका पहला कंपोनेंट बफर स्टॉक और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हम जानते हैं बफर स्टॉक होता क्या है। बफर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जहाँ पर फूड ग्रेन्स रखे जाते हैं या किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाता है और ये गरीबों में बांटा जाता है। और जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेटस सोसाइटी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जब फूड ग्रेन्स को बेचा जाता है या बहुत कम होता है मार्केट प्राइस के प्राइजों से, इसे हम इशू प्राइस कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है। फूडों के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा राशन शॉप पे, और राशन शॉप वाले गरीबों को बांटते हैं, उसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। राशन शॉप को हम फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं। यहाँ पर कोई भी फैमिली अपने राशन कार्ड के साथ जा सकता है और इशू प्राइस पे ग्रेन्स खरीद सकती है। राशन कार्ड्स भी 3 भागों में बांटा गया। पहला अंत्योदय कार्ड जो गरीबों में गरीब लोग होते हैं उनके लिए, बीपीएल कार्ड जो पॉवर्टी लाइन से कम होते हैं, एपीएल कार्ड जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं। अब हम जानते हैं आफ्टर बिलोंग जब क्या कहा जाता है बंगाल फेमाइन आया, उसके बाद 3 प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड कराए गए इंडिया को। पहला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको पीडीएस कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, और फूड फॉर वर्क FFW। यह 3 जो कैटेगरी बनाया गया या गरीबों के लिए बनाया गया, क्योंकि गरीब लोग क्या कहा जाता है इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। अब हम आगे जानते हैं करंट स्टेटस। इस सब स्टेटस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ठीक है। हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का करंट स्टेटस इस चार्ट के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले करंट स्टेटस में आया था पीडीएस, जो कि 1992 के बाद आया था, और यह सभी ग्रुपों के लिए था। और यहाँ पर जो चावल थे वो 2 रुपये और राइस भी 2 रुपये, यानी कि 2.34 kg रुपये था, और राइस जो था वह 2.89 रुपये kg था, 1 kg का। फिर उसके बाद आया था RBDS, जो कि 1992 में आया था और ये बैकवर्ड लोगों के लिए था। इनको 20 किलो ग्रेन्स मिलते थे, जो कि 1 किलो का वीट का दाम था 2.80 और राइस जो था वह था 3.77, और इसमें बैकवर्ड लोगों को दिया जाता था। फिर उसके बाद आया था आपका TPDS, यह 1997 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। यह पुअर और नॉन पुअर दोनों लोगों के लिए था, और BPL APL सबके लिए था। इसमें 35 किलो फूड ग्रेन्स दिए जाते थे। BPL में वीट का दाम था 4.15 और राइस का दाम था 5.65, और APL के लिए वीट था 6.10 और राइस था 8.30, ठीक। उसके बाद आपका स्कीम आया AAY, अंत्योदय अन्न योजना, जो कि 2002 में इंट्रोड्यूस्ड कराया गया था। या जो बहुत गरीब लोग होते थे उनको दिया जाता था। इसमें 35 किलो ग्रेन्स दिया जाता था, जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ थे आपके और 3 रुपये किलो चावल थे।
फिर उसके बाद आपका एक और स्कीम आया, 2 स्कीम और आए थे। पहला इसमें स्कीम आया था APS, जो 2000 इंट्रोड्यूस्ड कराया गया था इंडिया से, या इंटेलिजेंट सीनियर सिटीजन, यानी कि जो बूढ़े लोग होते थे उनके लिए बना था। इसमें इनको 10 किलो गेहूँ 10 किलो फूड ग्रेन्स दिया जाता था, चाहे उसमें आप गेहूँ ले या चावल, लेकिन बिल्कुल फ्री था। 1 भी रुपये, यानी कि 1 भी रुपये नहीं लिया जाता था। फिर उसके बाद आया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2013 में इंट्रोड्यूस्ड कराया गया, और ये सभी लोगों के लिए था, यानी कि हाउस होल्ड, यानी कि किसी भी परिवार के लिए ये बनाया गया था। इसमें कितने भी परिवार हो, लेकिन एक परिवार में एक सदस्य को 5 किलो फूड ग्रेन्स दिया जाता था, जो कि वीट 2 रुपये किलो थे, और जो चावल थे वे 3 रुपया केले थे, और कोर्स 1 पॉइंट ग्रेन थे। आप आशा करते हैं ये जो था इस समझ में आया। करंट स्टेटस आपको पता चल गया। करंट स्टेटस आप जान चुके हैं तो अच्छा है, और आगे अब हम चलते, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम जानते हैं एडवांटेज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं एडवांटेज, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एडवांटेज क्या है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमें लाभ क्या क्या है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से सभी पीपल जो ग्रेन्स हैं उसे अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सकते हैं। अगर वे अमीर रहेंगे तो उनके लिए कुछ ज़्यादा रुपये लगाए जाते हैं, जैसे हम पीछे पढ़ें, और जो गरीब रहेंगे उनको और भी सस्ते प्राइस में दिया जाता है। अब जो गवर्नमेंट है वह ऐसे एरिया में खाने को पहुंचा देते हैं जहां पर क्या कहा जाता है, हंगर और फेमाइन, यानी कि फेमाइन की स्थिति आ जाती है, और गवर्नमेंट क्या कहा जाता है, फूड को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है अमीर फार्मर से। इसलिए जो फार्मर हैं वे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करते हैं, राइस और वीट का, ये सब ज़्यादा तक करके। अब जो चैलेंजेस फेस्ड हुए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, जैसे जो हंगर है वे भूखे के भूखे पड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभी ग्रेनरी बहुत ज़्यादा भर जाता और ओवरफ्लो होने लगता है। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बफर स्टॉक में रखने से बहुत ही ज़्यादा अनाज बेकार हो जाते हैं, और MSP रीजन जैसे कुछ क्षेत्रों में लगा दिया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न में हुए, ये सब में, जिसके कारण क्रॉपिंग पैटर्न में बदल जाता है। और तीसरा, जब ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज होता है तो वहाँ से वाटर लेवल भी डिक्रीज होता है, क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ी से पेड़ ग्रो करेंगे और अनाज पैदा करेंगे तो वहाँ से वाटर लेवल ज़्यादा खींचेंगे। और कभी कभी PDS डीलर जो होते हैं वह पकड़े जाते हैं मल प्रैक्टिस करते हुए। मल प्रैक्टिस मतलब जैसे वो एक बेकार ग्रेन्स को राशन शॉप में बेचते हैं, और दूसरा वे इरेगुलर मतलब हमेशा अपने दुकान को नहीं खोलते, उनका जब मन का आता तब खोलते हैं। एक क्या कहा जाता है, फेस डिस्ट्रीब्यूशन को ये भी करना पड़ता। अब हम जानते हैं कोऑपरेटिव का रोल फूड सिक्योरिटी में क्या है। कोऑपरेटिव जो कि सहायता करते हैं PDS का, यानी कि ऐसे ही लगभग होते हैं, या ऐसे सोसाइटी होते हैं जो कि शॉप्स खोलते हैं और वहाँ पर कम से कम दामों में लोगों को बेचते हैं। तमिलनाडु में 94% कोऑपरेटिव सोसाइटी चलते हैं। दिल्ली में एक मदर डेयरी चलते हैं जो कि कम से कम में मिल्क वेजिटेबल को कंज्यूमर्स को प्रोड्यूस कराती है। अमूल का भी एक मिल्क प्रोडक्ट्स है जो कि गुजरात में स्थित है, ये भी सस्ते दामों में उनको देती है। महाराष्ट्र में एक एकेडमी है जिसका नाम है ADS, महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। यहाँ पर फूड ग्रेन्स के बारे में बताया जाता और उपलब्ध भी कराए जाते हैं सस्ते दामों में। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब नाउ।
दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन ऑल पे कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।